वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 77 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सेवा के लिए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 78। तो इससे पहले जो टेस्ट हमने किया था उसमें हिस्ट्री के प्रश्न हमने सॉल्व किए थे और इसमें हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। मतलब इंडियन पॉलिटी चल रही थी अपनी, जहाँ तक हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बनाई रखी है, टेस्ट नंबर 1 से लेकर 78 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। स्टेटमेंट थोड़े बड़े हैं इसलिए तीव्र गति से चलना। राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, केवल राष्ट्रपति को मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। केवल राष्ट्रपति को, राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है। केवल राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल को यह शक्ति नहीं है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी हो गया इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, जबकि राज्यपाल को अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति दी गई है। ये इस तरह से स्टेट पीसीएस में पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 में और उपराष्ट्रपति का 161 में। मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही है। ठीक है। राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं है, लेकिन राज्यपाल जो है मृत्युदंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। ठीक है। और राष्ट्रपति तो कर ही सकता है, लेकिन क्षमा केवल राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक बार और दो स्टेटमेंट है और बताइए कौन सा करेक्ट है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग अपने स्वविवेक से करता है। देखिए, स्वविवेक से नहीं करता, मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। और राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये दोनों के दोनों गलत हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन शर्त है इसमें एक, राष्ट्रपति का निर्णय जो है स्वेच्छाचारी होना चाहिए, विवेक रहित होना चाहिए और दुर्भावना अथवा भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है, स्वविवेक से नहीं। यदि क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी है तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। ध्यान देना, मतलब एक बार किसी की फाइल रद्द कर दी तो फिर से अगर दोबारा फाइल आएगी तो कोई याचिका नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है क्या ये? नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, धन विधेयक और ऐसा विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है लेकिन भारत की संचित निधि से खर्च करना पड़ता है। उपरोक्त में से कौन से ऐसा विधेयक हैं जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या पूर्व सिफारिश या स्वीकृति आवश्यक है? देखिए, धन विधेयक के संबंध में तो है और केवल 2 भी है, लेकिन नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए भी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है राष्ट्रपति की। ऐसा विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है, यानी साधारण विधेयक हो गया या कोई और विधेयक हो गया, या कोई ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय, ठीक है, भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ता है, तो इसके लिए भी होगी। तीनों के तीनों आएंगे, डी है इसका आंसर भी। तो उपरोक्त तीनों विधेयकों के संबंध में भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या स्वीकृति या सिफारिश आवश्यक है। कथन 1 का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 3 में किया गया है। कथन 2 का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 117(1) में किया गया है और कथन 3 का उपबंध 117(3) में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्षमादान की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजने की शक्ति, विधेयक को रोक कर रखने की शक्ति, संसद को संदेश भेजना। बताइए, स्वविवेक कौन कौन सा है राष्ट्रपति का? देखिए, क्षमादान की शक्ति तो है नहीं स्वविवेक, उसमें तो मंत्रिमंडल की सलाह ले रहे थे ना वो। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति की स्वविवेक नहीं है, इस पर भी मंत्रिमंडल की सलाह लेते हैं राष्ट्रपति। हाँ, विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना स्वविवेक है, विधेयक को रद्द कर देना स्वविवेक है, अगर धन विधेयक नहीं है तो स्वविवेक है, संसद को वापस भेजना, संसद को कोई संदेश वगैरह भेजना, ये तीनों के तीनों स्वविवेक हैं। तो
क्या है, 3, 4, 5 है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कथन 1 और 2 सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति क्षमादान और अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति को निम्न मामलों में स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है। कौन कौन से हैं वो मामले? विधेयक को आपत्ति और सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजना, लोकसभा में किसी दल को बहुमत न मिलने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, और विधेयक को विघटित करना यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है। लोकसभा को विघटित करना यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया। ये इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों काम। मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाया है तो। ठीक है, तो इतने हैं स्वविवेक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान के अनुच्छेद 143 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 143, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगा गया परामर्श देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य है और उच्चतम न्यायालय का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। ये पहले भी बताया होगा कई बार। 141 अनुच्छेद जो है, राष्ट्रपति जो है, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति केवल सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं, हाई कोर्ट से नहीं। गलत है पहला स्टेटमेंट। और इस तरह का जो परामर्श है ना तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी है, ठीक है, ना तो सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्यकारी है, और अगर दे दिया है तो राष्ट्रपति उन बातों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, तो तीनों के गलत हो गए, तो पहला भी गया, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त तीनों के तीनों सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 143 में उपबंध है कि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है या उत्पन्न होने की संभावना है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय आवश्यक है, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आते। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, और उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के द्वारा मांगा गया परामर्श देने के लिए भी बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक बार फिर से 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सा सही है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति उस विधेयक को, यदि वो धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक से कोई दूसरा विधेयक है, तो पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इनमें, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो देखिए, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति उस विधेयक को, यदि वो धन विधेयक नहीं है, तो पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, किंतु पुनः बिना संशोधन या संशोधन के साथ राष्ट्रपति के पास यदि वही विधेयक भेजा जाता है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। संसद वाले केस में बाध्य है, ठीक है। इसी तरह का राज्य वाला होता है तो उसके लिए बाध्य नहीं होता। देखिए, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि उस विधेयक को, यदि वो धन विधेयक नहीं है, तो राज्य विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दे, किंतु यदि राज्य विधानसभा द्वारा पुनः संशोधन किए या संशोधन के साथ राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, सेंटर वाले केस में बाध्य हो जाता है और स्टेट वाले केस में बाध्य नहीं होता, दोबारा आ गया तब भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति के निलंबनकारी वीटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग धन विधेयक के संबंध में नहीं कर सकते। किसी विधेयक के पुनर्विचार के लिए निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। राष्ट्रपति द्वारा इस वीटो का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर मतलब, पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है, किंतु संसद उस विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के साथ साधारण बहुमत से पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। धन विधेयक के संबंध में इस वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये वही बात हो गई जब पीछे थी, सेंट्रल वाली। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति अध्यादेश का प्रयोग करता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है।
संविधान में संशोधन हेतु अध्यादेश जारी किया जा सकता है। गलत है। संविधान में संशोधन हेतु अध्यादेश पारित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकते हैं। करेक्ट है। अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। केवल 1 और 2 करेक्ट है। थर्ड से कितने कटते हैं? 2 कट जाते हैं। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है और राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 लगता है उसके संबंध में जो है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उससे अलग है वो। अध्यादेश युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह ना हो तो भी जारी किया जा सकता है। अध्यादेश के प्रयोग को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। भारत शासन अधिनियम 1935 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश निकालने की शक्ति दी गई थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बना के पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में अध्यादेश के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 में से केवल एक ही करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल इसका उपयोग करते हैं, मतलब अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये तो करेक्ट है। राज्यपाल की थोड़ी है इसमें, उसका तो अलग अनुच्छेद है। ठीक है, कोई 213 पे रहा है। अध्यादेश का प्रयोग राष्ट्रपति स्वविवेकानुसार करता है। ये गलत है। स्वविवेक से थोड़ी करता है, मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है ना। तो सही ढूंढना है। 2 हो गए, अभी तक नहीं मिला सही। राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब लोकसभा या राज्यसभा का सत्र नहीं रहता। ये सही है। भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन में भी अध्यादेश के प्रयोग के संबंध में उपबंध है। ये अध्यादेश वाली ये जो बात है एक अनोखी बात है जो केवल भारत में है। ठीक है, ब्रिटेन या अमेरिका में नहीं है, इसलिए गलत है ये वाला स्टेटमेंट भी। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत, इंपॉर्टेंट है याद रखना, अध्यादेश का प्रयोग राष्ट्रपति स्वविवेकानुसार नहीं करते, मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। अनुच्छेद 123(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, और यहाँ क्या लिख दिया? जब लोकसभा और राज्यसभा सत्र में नहीं रहते। देखिए, ये तो सारे के सारे गलत हो गए, इसमें तो कोई सही नहीं है, ये तो प्रश्न कटना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब लोकसभा या राज्यसभा सत्र में रहते हैं तभी अध्यादेश जारी होगा। ठीक है, तो इसको वैसे ही पढ़ लीजिए क्योंकि सारे के सारे गलत हो गए, सही तो कोई निकला नहीं इसमें से। अध्यादेश का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर है। ठीक है, राज्यपाल को 213 के तहत और राष्ट्रपति को 123 के तहत। भारत में केवल अध्यादेश है, ना अमेरिका में है ना ब्रिटेन में है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो अनोखी है। अमेरिका या ब्रिटेन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति। बिल्कुल, बैठक ही बुलाना है, संयुक्त बैठक ही बुलाना है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते। कौन करता है फिर? लोकसभा का स्पीकर करता है। कितने कटेंगे? थर्ड, एक ही कटेगा, केवल 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरा वाला गलत है। संविधान के अनुच्छेद 108 में उपबंध है कि राष्ट्रपति कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है या बैठक बुलाता है, किंतु इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। अनुच्छेद 85(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन की बैठक बुला सकता है, किंतु संसद के प्रत्येक सदन की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक में अंतराल कितना होना चाहिए? कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए, और कम से कम 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। संसद के प्रत्येक सदन की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए।
तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लेना। ठीक है, अगले टेस्ट में जो पॉलिटी का अगर होगा तो इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।